एक हेडिंग बनाइए, इंटर रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड और इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा समझ में आ गया होगा, थोड़ा मोड़ा तो आ रहा है समझ में, सीखा, क्लियर हो रहा है रुचि? ठीक है बेटा, काहे सुस्त हो तुम इधर? हैं, सुस्त है क्या? पेपर ऊपर आ रहे हैं क्या? 15 अप्रैल से वहीं, कब तक है? 23 से कब तक? बड़ा लंबा हो रहा है। कितना पेपर है? हाँ? है? नहीं नहीं, 3 ही पेपर है। कौन कौन सा बेटा? एक ही एक पेपर है क्या? तीनों के एक ही एक पेपर है क्या? एक सब्जेक्ट के 2 पेपर तो होंगे कम से कम। कब? अभी क्या हो रहा है ये? हाँ? कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट। फर्स्ट सेमेस्टर वाइज तुम्हारा पेपर है बीए में? एक पहला सेमेस्टर हुआ कब? जनवरी में? ये सेकंड होना चाहिए। हाँ, अच्छा, एक साल में वो समझ गया मैं। 6 पेपर होते हैं क्या? 3 जनवरी में दिए? 3 दिए थे जनवरी में? नहीं, पहली बार 6 पेपर देना पड़ता है, जो 3 मेजर में रहता है, 3 माइनर में रहता है। अच्छा, तो मेजर वाला छोड़ना पड़ता है, ये आपकी छोड़ दी है, तो सब माइनर। आप मेजर अब देंगे आप? गैप ज्यादा है। हाँ, ज्यादा ही दे दिए, लौट के आ भी नहीं सकती बीच में ना। जाओगे तो 20 दिन के लिए जाओगे ना? हाँ ना? यूनिवर्सिटी कौन सी है? पूर्वांचल? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। एनीवेज, कोई बात नहीं, लिखो इसको जरा। तो रिलेशंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, लिखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रारंभ Politics begins with the study of international relations. The study of international politics begins with the study of international relations. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के साथ होता है। हाँ, क्लियर? इसका मतलब क्या समझे ऐश्वर्या? क्या समझ में आया? ये दोनों अध्ययन एक साथ के हैं, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन के साथ ही इंटरनेशनल अरे भाई, जब हम बंबई गए ही नहीं तो गेटवे ऑफ इंडिया देखे नहीं। बंबई जाने के साथ ही गेटवे ऑफ इंडिया देखे हम। समझिए कि नहीं?
ऐसा नहीं है कि देहरादून में गेटवे ऑफ इंडिया देख लिए अब बंबई जाकर के बंबई देख लिए। बंबई के साथ ही हमने गेटवे ऑफ इंडिया देखा, दिल्ली के साथ ही हमने इंडिया गेट देखा। ठीक। देयरफॉर समटाइम्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देयरफॉर समटाइम्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स and international relations are used in the same sense, are used in the same sense। इसलिए कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रयोग एक कहीं छूट तो नहीं रहा लिखते समय? हाँ हाँ, पूरा कंप्लीट है। न्यू स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास है ना, न्यू स्टूडेंट ऑफ। इनका साइंस मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको छोड़ नहीं सकते ये, लेकिन मानविकी विषय में इनका इंटरेस्ट हमने देखा कि कम है, तो जरा टेंडेंसी का थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इनके लिए 10th में सबसे कठिन विषय सोशल साइंस था, मैथ्स नहीं था, साइंस नहीं थी, सोशल साइंस थी, है ना। हमें लगता है कि किसी भी विषय को थोड़ा अर्ली टेक ऑफ कैसे कराया गया उस पर है, तो समझाने का समझाया कैसे गया कैसे। एनीवेज, तो आप इसको समझ गए। एक तो साथ में शुरू हुआ और काफी समय तक इसको सेम ही यूज भी करते थे, मतलब कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल दे समझ लो इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा है। आगे इसी में लिखें इफ या एक काम करो, सिर्फ इतना लिखो, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो लिखो। अब लिखो नंबर 1, नंबर 1 से लिखो, जरूरत नहीं उसको लिखने की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स is the center of international relations। कुछ समझ में आया? हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र है। ठीक है, इसमें यह लिखा है बच्चा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र है। ठीक, थोड़े थोड़े वेरिएशंस को हल्का सा पुशअप करते जाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र है, चाहे संबंध अच्छे हों या खराब हों। संबंध अच्छे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपकी अच्छी है, अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी वो केंद्र में है। वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द बेसिक फाउंडेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूलाधार है। क्यों विजय, क्लियर हो रहा है ना? थर्ड लिखिए, ट्रेडिशनली
used in the study of international relations अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत रूप से प्रयुक्त किया जाता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में परंपरागत रूप से प्रयुक्त किया जाता रहा है। इट आल्सो स्टडीज, उसी में आगे लिखिए, इट आल्सो स्टडीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी विशद अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशद अध्ययन करता है। यहां समझो, मैं ये कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, ये जो चीज है इंटरनेशनल रिलेशन, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के केंद्र में रहता है। यह स्टडी करने के साथ इसकी स्टडी होती रहती है, ठीक। और दूसरा कह रहा है इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशन का भाव यह है कि जैसे यूएनओ का है, एक इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक क्या है? इंस्टीट्यूशन है। आईएमएफ क्या है? इंस्टीट्यूशन है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका अध्ययन इंटरनेशनल रिलेशन, जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे होते हैं, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशन की भी स्टडी आल्सो, है ना, डायनेमिक रहती है। जैसे WHO क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के टाइम में कोविड-19, आपको याद होगा, कोरोना सबसे पहले चाइना में आया। वर्ल्ड हेल्थ, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बीच रिलेशन का प्रॉब्लम देखो। कोरोना कब आया? कोविड-19 हुआ, कोरोना वायरस 2019 दिसंबर एक हो जाता है इसमें, कोरोना वायरस दिसंबर 19, ये पहला आया चाइना में। इंडिया में इसकी एंट्री हुई 2020 लास्ट जनवरी, शायद मुझे याद है 30 जनवरी को केरल में पहला केस मिला, ठीक। और करते करते 12 मार्च के आसपास या 11-12 मार्च को WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया। यह एक ऐसा बवाल था जिसको महामारी घोषित करने में WHO को महामारी पहले घोषित करनी चाहिए या क्या करना चाहिए था, ये तो उसका डिसीजन है, लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप का क्रोध था कि WHO ने हमें धुप्पलबाजी में रखा, हमें भ्रम में रखा। भ्रम में क्या रखा कि कोरोना इतना खराब अवस्था में था और चाइना के चक्कर में वो फंस करके चाइना को उसने फेवर किया एक प्रकार से, और महामारी घोषित जो चीज पहले करनी चाहिए वो देर में किया। एक पेंडेमिक था वैसे, ये वही है ना। और वो बड़ा नाराज हुआ और WHO की लानत मलानत की और बोला कि जो इसको दी जाने वाली जो हमारी वो है पैसा वैसा जो देते हैं सब बंद कर दिया उसने, और हम नाता ही तोड़ लेते हैं इससे। तो आप ये क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन करते समय हमें इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अध्ययन भी स्वाभाविक रूप से साथ साथ चलता रहता है।
कोविड के कारण चाइना से संबंध खराब हुए, लेकिन चाइना में फैले कोविड को डब्ल्यूएचओ ने टाइम रहते उसको महामारी घोषित नहीं किया। अमेरिका नाराज हो गया कि हमको अंधेरे में रखा। अगर ये पता चल जाए कि सुनामी आ रहा है तो हम अपना कंबल अपना लोटा लेके भागेंगे ना। तुम बताए नहीं, बोले नहीं ऐसे आ रहा है, जो है छोटा मोटा हिसाब किताब है। पेंडेमिक आप अगर महामारी घोषित कर देते जनवरी में ही तो लोग चौकन्ने हो जाते ना। आपने लाए मार्च में किया और उसके बाद आपने देखे होंगे यही मार्च का महीना है, मार्च ही चल रहा है। इस समय 2020 में हम लोग लॉकडाउन में थे। तो इससे संबंध चाइना से खराब, संस्था से खराब। अब इसके रिलेशन में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंस्टीट्यूशंस का जो स्टडी था आप देखेंगे तो आप प्रासंगिक सा लगेगा। डब्ल्यूएचओ की जरूरत नहीं है, फालतू काम करता है। समझ गए ना? आया कुछ समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस की बात है। इतना क्लियर हो? रुचि आया समझ बेटा? जैसे आप कहते हैं ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन। आपने किया पढ़ाई और तारीफ हो गई संस्था की। लिखो, ट्रेडिशनली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इट आल्सो स्टडीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक और लिखो, इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, बोथ आर कमिंग क्लोजर, बोथ आर कमिंग क्लोजर, बोथ आर कमिंग क्लोजर। वर्तमान समय में दोनों निकट आते जा रहे हैं। द बेसिस ऑफ विच, the basis of which is the attainment of peace. Attainment, ATTAINMENT, attainment of peace। वर्तमान समय में दोनों निकट आते जा रहे हैं जिसका आधार शांति की प्राप्ति है। जिसका आधार शांति की प्राप्ति है। ठीक है, दोनों निकट कौन आते जा रहे हैं? गलत। ऐश्वर्या बताओ, कौन निकट आते जा रहे हैं? गुड। इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स। इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब? हमने हेडिंग क्या बनवाया है? इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स की निकटता से क्या मतलब? ये दोनों को निकट आते जा रहे हैं। पहले लोग बिगिनिंग टाइम में एक ही मानते थे और इसका नैरेटिव चेंज हुआ, लेकिन प्रेजेंटली भी देखा जा रहा है कि नहीं यार, ये तो सेंट्रल में रहता है, ये सब चलता रहता है। निकट क्या है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। कहां भिड़ा रही हो? तुक्का दिमाग रखोगी यहां, नहीं तो वही इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब है? हमने कहा, तुमने कहा थाली लोटा नजदीक आ रहे हैं, हमने कहा नहीं, थाली लोटा तो उसके पार्ट हो गए। इंस्टीट्यूशन तो बीच में एक चर्चा में आया गया ना, उससे मतलब ही नहीं। हेडिंग तो आपका रिलेशन, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन का है। ठीक है, तो क्या लिखा? विच इज द बेसिस एंड पीस। और ये जब नजदीक आएंगे तो क्या होता है? यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन सही है तो यह एक प्रकार से हाँ पीस हो जाएगा, शांति का आधार। ठीक है, अब लिखो, एक हेडिंग बनाओ।
लिखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति का इतिहास, ठीक है, भारतीय विदेश नीति का इतिहास। लिखें from the Indus Valley civilization, from the Indus Valley civilization to many periodicals, periodicals of ancient history, it can be seen many countries including, हिंदी में लिख बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन इतिहास के कालखंडों में, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन इतिहास के कालखंडों में, इंक्लूडिंग, अब हिंदी वाले भी लिखो इंग्लिश वाले भी, मेसोपोटामिया, इंक्लूडिंग मेसोपोटामिया, कालखंडों में मेसोपोटामिया, कामा, पर्सिया एंड ग्रीस, पर्सिया एंड ग्रीस। लिखो पर्सिया समेत अनेक देशों के साथ देखा जा सकता है। समझ गए ना? हमारे रिलेशन देखेंगे, मेसोपोटामिया के साथ था पर्सिया। पर्सिया किसको बोलते हैं? और जो हमारा ये यूनान था, जिसको ग्रीस कंट्री जो थे, यूनान वगैरह, यानी हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा हिस्ट्री है में जाएंगे तो बहुत आज से 3500 साल पहले भी दूसरे देशों से हमारे रिलेशन थे। इतिहास में हमारे रिलेशन अदर कंट्री से, मेसोपोटामिया वगैरह से ट्रेड वगैरह, लेना देना सब चलता था। ठीक है, इसमें बदल के लिखें, आगे लिखें, फ्रॉम नेबरिंग, पड़ोसी देश, फ्रॉम नेबरिंग अफगानिस्तान टू चाइना, अफगानिस्तान से लेकर चीन, द इनहेरेंट sense of trade is countries old। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से लेकर चीन से भी व्यापार सेंचुरीज कर लीजिए, कंट्रीज को सेंचुरीज ओल्ड लिख लीजिए, ओल्ड सदियों पुराना है, सेंचुरीज। आगे लिखें, इन द मौर्यास पीरियड, मौर्य काल में देयर वॉज अ डीप कनेक्शन with the Greeks। मौर्य काल में यूनानियों से गहरा संबंध था
वाइल गहरा संबंध था ग्रीक विद द ग्रीक्स, वाइल वहीं द मूवमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया, द मूवमेंट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन in the medieval and modern period, वहीं मध्यकाल और आधुनिक काल में मध्य एशियाई और यूरोपीय medieval and modern period expands the concept of relation, expands the concept of relations from every point of view, from every point of view. वहीं मध्यकाल और आधुनिक काल में मध्य एशियाई यूरोपियों का हर दृष्टि से संबंधों की अवधारणा को विस्तार मिला है। ठीक है ना, अवधारणा को विस्तार मिला। ठीक है, ये थोड़ी हिस्ट्री रही है उसमें। अगर हम इसको इतना लिख लिए है ना, थोड़ा समझना था इसमें। इंडस सिविलाइजेशन से थोड़े मौर्य पीरियड तक, हाँ थोड़े हिस्ट्री में जाएंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेसोपोटामिया है या पर्शिया है या आपका ग्रीक वगैरह है, इनके साथ हमारे रिलेशन थे और मध्यकाल आधुनिक काल में भी थे। ये अंग्रेज के साथ चल ही नहीं रहा था, भले ही वो गुलाम बनाए हों लेकिन रिलेशन तो गुलामी का ही सही था तो ना। हाँ क्लियर। अब हेडिंग बनाएंगे ओरिजिन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति का उद्भव। ओरिजिन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति का उद्भव। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा आधुनिक परिप्रेक्ष्य देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हेडिंग इसी में छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, 1 करके लिखिए। 1, द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1885। द जर्नी started from the year 1885। वर्ष 1885 से यात्रा शुरू हुई। इसके 2-3 डायमेंशन में इस बात को समझना है। सुनो इधर देखो, हमने कहा 1885। 1885 का वो दौर है जब इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, एक प्रकार से ठीक ठाक अंगड़ाई ले चुका था। हाँ, ये वो दौर है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आ चुकी थी। ये जो कांग्रेस पार्टी है इसी समय गठित हुई थी 1885 में। कांग्रेस की पार्टी आ चुकी थी और एक प्रकार से जो अंग्रेजों का सोच था इंडियंस के प्रति, खासतौर से इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति, वह काफी अग्रेसिव हो चुका था। उनकी थिंकिंग बड़ी हो चुकी थी और हमने इसको इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ओरिजिन क्यों माना? ओरिजिन ऑफ
इंडियन फॉरेन पॉलिसी 1985 कैसे, 2 लाइन लिखिए। ठीक है, लिखो। लिखो, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी दौर में, दिस पीरियड, दैट द नेशनल लेवल लीडर्स, द नेशनल लेवल लीडर्स of that era interest in such topics in view of the changed circumstances of the world, इसी दौर में उस दौर के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व ने विश्व की बदली परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार रुचि लेना शुरू किया। इन 1885 1885 में when the first session of the Congress was held in Mumbai, when the first session of the Congress was held in Mumbai, 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई हुआ, then British rule was British rule was, निंदा को आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, वाज, हाँ लिख लो सर। क्रिटिसाइज फॉर बर्मा, इसका मतलब हुआ तब बर्मा को लेकर ब्रिटिश शासन की निंदा की गई। ब्रिटिश शासन की निंदा की गई। दिस वाज ए कॉन्टेस्ट ऑफ रिलेशन, यह संबंधों का एक ऐसा संदर्भ था। This was a contest of relation from where the germination, Germination, germination of Indian foreign policy यह संबंधों के एक ऐसा संदर्भ था जहां से औपनिवेशिक सत्ता के भीतर
भारतीय विदेश नीति का अंकुरण फूट रहा था। लिखो, पॉलिसी वाज erupting with the colonial power. Erupting, ERUPTING, within the colonial powers. अब यहां रुक जाओ, थोड़ा समझा देते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 1885 में पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मुंबई में, ठीक है, सुनो, 1857 के आपने विद्रोह को देखा भारत के। भारत में 1857 में एक रिवॉल्ट आया, एक विद्रोह हुआ। जब इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे बेटा तो इसका डिटेल पता चलेगा, अभी सिर्फ इतना जान के काम चलाइए, ठीक। वह विद्रोह एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए यह सूचना थी कि भारतीय चैन से नहीं बैठेंगे। अब वो दौर गया कि जब आपका हुक्म चलता था, अब थोड़ा सा आसान नहीं है रास्ता। 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस के गठन के साथ मुंबई में इनका अधिवेशन हुआ। पहला अधिवेशन कांग्रेस का 1885 में मुंबई में हुआ था। एग्जाम में पूछता है जनरली, छोटे एग्जामों में, ठीक। उस सेशन में बर्मा में जो ब्रिटिश रूल है उसको इन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म इज द ओरिजिन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया इन द सेंस ऑफ, बहुत ही माइन्यूट चीज है, बहुत ही माइन्यूट, बट ये हिम्मत बड़ी है। उस जमाने में तो आप बोल ही नहीं सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ, और आपने बर्मा में जो रूल था उसको आपने एक प्रकार से उसकी आलोचना कर दी या उसको सही नहीं माना। तो फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी में यह भी तो होता है ना कि उसका आतंकवाद ठीक नहीं है, अपनी आतंकवादी गतिविधियां रोके, है ना। एक देश दूसरे देश को आंख दिखा देता है तो लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो आपने बर्मा में जो रूल किया वो सही नहीं है। अगर ये कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में इसको क्रिटिसाइज किया जाता है तो एक प्रकार से इनर कोर में देखें कि कॉलोनियल पीरियड में भारत अपना एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी को अंकुरित कर रहा है। अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम कलेजा काट के तो देंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम चाकू से पहले अपना कलेजा निकाल के आपको देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इससे ज्यादा क्या समझाएंगे हम। अभी भी नहीं समझ में आया? भारत क्या था? भारत एक ब्रिटिश भारत है, कॉलोनियल है, गुलाम भारत है। लेकिन 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन में मुंबई में बर्मा के रूल को, ब्रिटिश रूल को उसने क्रिटिसाइज किया, गलत बताया। किसके रूल को गलत बताया? ब्रिटिश रूल को। तो ब्रिटिश रूल के भीतर तो हम भी तो थे। लेकिन अगर इंडिया का यानी कि कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल को बर्मा में गलत बताया तो एक प्रकार से ऐसे नहीं लगता कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है? आया समझ में? नहीं, डांटने के बाद आ रहा है तब तो ज्यादा गलत हो रहा है। पहले इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी आगे नहीं बढ़ा रहा है वो। अरे यार, तुम गुलाम हो और तुम कह रहे हो कि जैसे जेल में कोई बंद हो उसको सब्जी रोटी दो, दाल चावल दो, वो बोलेगी नहीं, इस तरह का मीनू हम नहीं खाते खाना। आपको ऐसा नहीं लगता कि बंद तो जेल में है और फिलॉसफी अपनी इंडिविजुअल चला रहा है वो?
एक प्रकार से वहां से इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी जो इंडिया की है उसका बीज पड़ता है, बीज, उसमें थोड़े दाने निकल अंकुरण आ जाता है। वो कौन होते हैं? आप अपना कांग्रेस का अधिवेशन करो, आपको उससे क्या मतलब कि बर्मा में ब्रिटिश क्या कर रही है? लिखो, कहां पे लिख दिए थे? बर्मा इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ये हो गया है ना। ऑल थ्रू मेनी ऑर्गेनाइजेशन एट द, हालांकि मेनी ऑर्गेनाइजेशन एट द, हालांकि, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, सामाजिक, सोशल, मेनी ऑर्गेनाइजेशन एट द सोशल, कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, एंड रिलीजियस, एंड धार्मिक, और धार्मिक, रिलीजियस लेवल हैड previously led various forms, had previously, previously टाइप का PREVIOUSLY, led LED, various forms, हालांकि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर कई संगठन पहले विभिन्न, कहां पे हो यार, धार्मिक स्तर कई संगठन पहले विभिन्न प्रकार के नेतृत्व कर चुके थे। 1885 referred to political leadership, 1885 राजनीतिक नेतृत्व का, referred to political leadership and the emergence of Indian foreign policy, 1885 राजनीतिक नेतृत्व और भारतीय विदेश नीति के उद्भव का संदर्भ लिए हुए है। इन 1892, नहीं लिख पाया क्या? 1885 referred to political leadership and emergence of Indian foreign policy. 1885 क्या किया है? ओरिजिन का रूप लिए हुए है इन 1892, 1892 में कांग्रेस अपोज्ड, विरोध किया, मतलब 1892 फिर विरोध कर रही है वो, अपोज्ड मिलिट्री एक्टिविटीज अराउंड इंडियाज नेचुरल बॉर्डर, इंडियाज नेचुरल बॉर्डर्स। (1892) में कांग्रेस ने भारत की प्राकृतिक सीमा के आसपास सैनिक गतिविधियों का विरोध किया था। समझ गए ना? सैनिक गतिविधियों का विरोध किया था। एक प्रकार से भारत ने यह दूसरा विरोध किया। विरोध इस बात का संकेत है कि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट चीज, एक पॉलिसी रखते हैं। आगे लिखिए,
The Congress was also strongly opposed. The Congress was also strongly opposed the Congress was strongly opposed was also strongly opposed to लिखो to Britain's use of Indian territory for military operations, opposed to Britain's use of Indian territory for military operations in Tibet, Burma, तिब्बत की स्पेलिंग क्या लिखते हो आप लोग? TIBET लिखा जाता है. हाँ, तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान एंड ईरान. हिंदी में लिख बेटा. तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान. ये 1892 में कांग्रेस ने भारत की प्राकृतिक सीमा के आसपास सैनिक गतिविधियों का विरोध किया था. तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान, ईरान में की गई सैनिक कार्रवाइयों को लेकर ब्रिटेन द्वारा भारतीय क्षेत्र का उपयोग करने पर भी तीव्र पैमाने पर कांग्रेस ने विरोध किया था. ठीक है. इंडियन टेरिटरी फॉर मिलिट्री ऑपरेशन इन तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान एंड ईरान. इसका कहने का मतलब है कि इन जगहों पे जो ब्रिटिश ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाए थे उसमें इंडिया की जमीन का इस्तेमाल किया था. आप अगर गौर करें तो जब भी कोई फॉरेनर आता है, कोई विदेशी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश आता है और वो अपने दुश्मन देश की यहाँ चर्चा करता है तो उस देश को भारत से आपत्ति हो जाती है कि आप अपने देश में उस राष्ट्रपति को बुला के हमारी बुराई करवा रहे हैं. जैसे रसिया का राष्ट्रपति आ जाए पुतिन और अमेरिका की बुराई करें दिल्ली से, तो अमेरिका मोदी जी से शिकायत हो जाएगी कि सर ये गलत काम करा दिया आपने. आपकी जमीन पे खड़ा होकर के वो हमारी बुराई कर रहा है और आप सुन रहे हैं वहां. वैसे ही आपत्ति थी कि मिलिट्री जो ऑपरेशंस किए ब्रिटिशर्स ने, तो कांग्रेस ने ये आलोचना किया या ये अपोज किया, उसको विरोध किया कि आप हमारी ज़मीन से क्यों ईरान और ये सब जगहों पर कर रहे हैं आप ये. आया समझ में? अरे यार, जैसे हमारे घर के सामने कोई गाड़ी पार्क करके चला जाए 2 दिन, तो वो ज़मीन हमारी नहीं है, वो सड़क है, लेकिन हमारी आपत्ति हो जाएगी कि तुम यार मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी कर कहाँ घूम रहे हो. रुचि, समझ में आ रहा है बेटा? अभी तक समझ में आया कि नहीं क्या है ये? हाँ जी, हाँ ऐश्वर्या, कुछ आ रहा है इसमें? रुचि, कुछ आ रहा है बेटा? और दिनों से ज़्यादा तो पहले लिख चुके हैं आज. हाँ, लिख चुके हैं ना? आगे लिखो. एक छोटी सी हेडिंग बनाओ, पावर, या ऐसा लिखो, स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ नेशन पावर.
शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप, स्ट्रेंथ एंड नेचर ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, एक तो आपने, हम बात कर रहे हैं पावर की, इसको भी आपको जानना चाहिए। कोई भी देश का, कोई भी कंट्री अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग पावर से लैस होती है। अगर समय के साथ देश पावरलेस हो जाए और कुछ पावरनेस हो जाए तो दुनिया में शक्ति असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम छोर पर था, ठीक है, तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक हमला किया। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ये 2 तारीख है जो हिरोशिमा और नागासाकी को खंडहर कर दिया गया एटॉमिक हथियार से। और किसने ये हमला किया? अमेरिका ने। दुनिया को तब जाके पता चला कि अमेरिका के पास एटम बम है। उसके पहले किसी को मालूम ही नहीं था कि अमेरिका के पास एटम बम भी है। और आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया सब मिलकर लड़ रहे थे। समझे ना? ये रसिया जो है ना, रसिया जो था वो अमेरिका के साथ ही तो लड़ रहा था जर्मनी से। और जब उसको पता चला, किसको? रसिया को, यूएसएसआर कह लीजिए, जो भी कहना। यूएसएसआर तो आया था 1917 में, लेनिन आपको याद हो तो 1917 में बना था यूएसएसआर, 1917 में। तब उसको झटका लगा, करी इसके पास एटम बम है, अब बताया भी नहीं। तो पूछा कि भाई आपने बताया नहीं हमको कि आपके पास परमाणु बम है। और वहीं से इनके रास्ते अलग हो गए। उसके डिप्लोमेटिक रीजंस और भी हैं, बट वहां से रास्ते अलग हो गए। अब दुनिया में एक नई होड़ पैदा होगी कि शक्ति संतुलन कैसे विकसित होगा, पावर में बैलेंस कैसे आएगा। आपके जेब में 5,000 रुपए, मेरे जेब में 5 रुपए हैं, फाइनेंशियल पावर बैलेंस है? फाइनेंशियल पावर बैलेंस नहीं है। तो हमारे जेब में भी 4-5 हजार रुपए हैं, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरा परमाणु बम संपन्न देश कौन हुआ था? रसिया ही हुआ था। क्योंकि अब परमाणु बम बनाकर ही चीज हो सकती है, तो बनाया उसने। तो हमें शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति का क्या स्वरूप है, ये दोनों काम आता है। एक तो दुनिया में हम पावर को बैलेंस करते हैं, और दूसरे हम एक शक्ति का एक स्वरूप भी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि उसके पास भी परमाणु बम है, उसके पास भी मिसाइल है, उसके पास भी ये है, तो बैलेंस भी तो कर रहा है वो। लिखो लिखो, मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर, इसको बोलते हैं सैनिक शक्ति। मिलिट्री पावर, सैनिक शक्ति। ठीक है, एक देश के पास सैनिक कम हो, जैसे नेपाल और हमारे बीच में सैनिक शक्ति का कोई संतुलन है नहीं है, तो नेपाल हमसे रार करेगा, हमसे झगड़ा करेगा। यहां इसे दबाएंगे उसको, यहां पे, और पूरा इंडिया गेट घुमा देंगे उसको। ठीक, आगे इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। ठीक है, अमेरिका कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश है? कितना? 20 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया
3 से 4 के बीच में है। चलो मान लेते हैं $4 ट्रिलियन है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, वो तो सब सही ही बोलते हैं। $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मान लिया, और अमेरिका $20 ट्रिलियन की। संतुलन है? नहीं है। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ और इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 40 करोड़। संतुलन है? नहीं है। अमेरिका के इकोनॉमिक पावर के बराबर है? नहीं है। उसकी मिलिट्री पावर के बराबर? नहीं है। आगे और जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे लिखें, साइकोलॉजिकल पावर। साइकोलॉजिकल पावर, मनोवैज्ञानिक शक्ति। हाँ चला, अगर हमारे पास पैसा कम हो, हमारे पास सेना कम हो, हमारे पास सुविधा कम हो, तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल हम कमजोर समझेंगे कि नहीं अपने को? अरे यार, दिल्ली जाना है, तुम्हारे जेब में 100 रुपया है, एक दिल्ली जा रहा है उसके जेब में 5,000 है, तो बस स्टैंड पे जब दोनों खड़े रहोगे, दोनों के चेहरे कैसे रहेंगे? रुचि, साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा ना बेटा। हाँ, जैसे आप लोगों को मैं जैसे देख के लग रहा है कि जैसे पढ़ाई के प्रेशर से जूझ रहे हैं। पढ़ाई प्रेशर नहीं है, प्रेस है। नहीं समझे? ओहो, अर्थ को समझो। पढ़ाई प्रेशर नहीं है, पढ़ाई प्रेस है। जैसे एक कपड़ा धोने के बाद चुंगरा बकटूरा रहता है ना, उसको प्रेस चला दो तो बिल्कुल सुंदर सा पहनने लायक बन जाता है। पढ़ाई वही प्रेस है। हमारी जिंदगी संकुचित, उबड़ खाबड़, गैर निर्मित, ऊट पटांग चीजों से भरी, दुबली पतली, कमजोर, मनोवैज्ञानिक रूप से ढह जाने वाली बनी रहती है। जब उसमें पढ़ाई से प्रेस कर दिया जाता है, पढ़ाई तो चमकने लगती है, खूबसूरत हो जाती है। और लोगों ने पढ़ाई को प्रेशर ले लिया। अब प्रेशर तो क्रैक कर देगा ना, चीजों को क्रैक डाल देगा। ऐसे देखते नहीं, चीज को दबाओ तो वो टूट जाती है। पढ़ाई प्रेशर नहीं है, प्रेस है। इसी से डीएम बनते हैं लोग, इसी से डॉक्टर बनते हैं, इसी से साइंटिस्ट बनते हैं। तो आप बताइए कि जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग चंद्रयान भेज रहा है, जो इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर है, घुटना बदल दे रहा है, हार्ट आपस में जो उसको अलग से लगा दे रहा है, सब कुछ इतना बड़ा साइंस हो गया उसका, तो बताइए कोई पढ़ाई को प्रेशर लिया? नहीं, पढ़ाई प्रेस हो गई उसके लिए। ठीक है, तो हम यहां क्या बता रहे हैं? साइकोलॉजिकल पावर। अगर आपके पास मिलिट्री है, पैसा है, आपके पास टूल्स हैं, सब कुछ है, तो आपको क्या रहेंगे? साइकोलॉजिकल पावर भी तो होनी चाहिए ना। अरे युद्ध के इतिहास में बहुत सारे लोगों ने युद्ध इसलिए नहीं जीते कि उनके पास सेना बड़ी बड़ी थी। युद्ध इसलिए जीते कि उनका मनोबल अच्छा था। जैसे देखे होंगे, खिलाड़ी खेलता है ना, अगर उसका मनोबल हाई हो, अरे क्या ऐसा करेगा कि जो ये हमसे पार पा जाएगा, कोई बात नहीं, होगा बहुत बड़ा खिलाड़ी। हमारे पास भी वही रैकेट है, हमारी हाइट है, वही खाना खा के आया हूं, हम भी जानते हैं। ले धनाधन। आधी लड़ाई तो मनोबल से हारता है आदमी। लिखो साइकोलॉजिकल पावर, आगे लिखो वेलफेयर। साइकोलॉजिकल पावर, वेलफेयर रहने दो, आगे लिखो वार टेक्निक, युद्ध तकनीक, लीडरशिप, नेतृत्व, नेचुरल सोर्सेस,
प्राकृतिक स्रोत, क्लाइमेट, जलवायु, कंट्री स्पेसिफिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट है कंट्री स्पेसिफिक ज्योग्राफी, देश विशेष का भूगोल, मैप्स, मानचित्र, सोशल रेफरेंसेस एंड कल्चर एक्सेट्रा। सामाजिक संदर्भ और सांस्कृतिक आदि। सामाजिक संदर्भ आदि आया समझ में? ये बातें क्यों लिखाई गई सुनो। हमने कहा मिलिट्री पावर, किसी भी देश की मिलिट्री पावर अगर अच्छी है तो वह उसके राष्ट्रीय शक्ति का भी स्वरूप है। आर्थिक पावर है तो राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप। जैसे चाइना $14 ट्रिलियन है, अमेरिका $20 ट्रिलियन है और इंडिया $4 ट्रिलियन भी नहीं है। तो अगर पावर के फॉर्म में जाएंगे इकोनॉमिक, तो इंडिया को हम पीछे पाएंगे। अगर आपके पास मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, वार टेक्निक, व्हाट एवर ऐसी चीजें की कमी हो, तो साइकोलॉजिकल पावर भी क्यों स्ट्रांग होगी? यानी कि देश का जो एक प्रकार से शक्ति का स्वरूप है, उसमें मनोवैज्ञानिक शक्ति भी शामिल है। पावर ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल पावर। जैसे प्राइम मिनिस्टर आप मोदी को देखते होंगे, इनकी 50% प्रॉब्लम रिजॉल्व तो इन्होंने अपने साइकोलॉजिकल पावर के कारण कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल पावर, किसी कंट्री का साइकोलॉजिकल पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए। मिलिट्री आपके पास है, साइकोलॉजिकल पावर ठीक नहीं है। आपके पास पैसा है लेकिन आपके साइकोलॉजिकल पावर ठीक नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे यार छोड़ो हो जाएगा, चलो देखते हैं। वो बोलेगा एक, यार उसमें पैसा बहुत कम है, इतने पैसे में होगा। अरे चलो तो सही, तुम पैसे कम है हर जगह पैसे, अरे चलो यार वहां बिना पैसे कम काम कराएंगे। तो जिसके पास पैसा कम है वो अब वो सोचेगा यार अब तो लग रहा है ठीक ही हो जाएगा। उसकी साइकी को ग्रोथ कर दिया, बढ़ा दिया। जब एक बॉल पे 3 रन बनाने होते हैं, बॉल एक बची है, मैच जीतने के 3 रन चाहिए, तो जो सामने वाला खिलाड़ी होता है, अगर वो साइकोलॉजिकल अच्छा फिनिशर नहीं है, कमजोर है, और उसके मन में अगर आ गया कि यार एक बॉल पे 3 रन यार बहुत टफ है यार, या तो 4 रन 6 रन बहुत मुश्किल है, अगर ये फीलिंग आ गई तो कहीं आउट हो जाए, रन तो छोड़िए। अगर उसने सोच के बैठा है कि ना हम 1 रन बनाएंगे ना 2 रन बनाएंगे, 4 रन का खतरा है, कोई पकड़ लिया तो 3 रन तो दौड़ नहीं पाएंगे, 6 मारना ही मेरे पास विकल्प है। ओनली वन ऑप्शन 6, ये साइकोलॉजी उसने बना ली। और आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया 6 वही वाला मारा होगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बहुत ही बूस्ट अप 6 था वो। तो परिस्थितियों के साथ जो मनोवैज्ञानिक शक्ति है, अगर उसका भी सही समय पर निरूपण किया जाए, सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, तो कुछ कमी के बावजूद भी जंग जीती जा सकती है। और ऐसा इतिहास में बहुत बार है। समझ गए ना? अलग अलग बता दिया हमने युद्ध तकनीक। मान लो आपने राफेल मंगाया तो आपका साइकोलॉजी भी बढ़ेगा कि हमारे पास राफेल आ गया,
हमारे पास फाइटर विमान है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, तो मनोबल किसका बढ़ेगा? एक भी व्यक्ति का आपने लॉस नहीं किया, मनोबल हमारा बढ़ेगा, और नुकसान में पाकिस्तान रहेगा साइकोलॉजिकल। क्योंकि युद्ध तकनीक हो या डिप्लोमेटिक कोई चीज हो, मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिकल पावर हो, सब में अगर वो कमजोर है तो वो उसका एक प्रकार से राष्ट्रीय शक्ति का कोई स्वरूप ठीक नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को लिए लोग बोलते हैं कि ऐसे ही देश है हर जगह उधार ही मांगता रहता है। पाकिस्तान में लोग होकर के भारत की तारीफ करते रहते हैं। देखिए, तो भारत की तारीफ करते हैं पाकिस्तानी बहुत। भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ तो खुद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, बोल रहा था इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अरे भाई, जब हम आजाद देश हैं तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी। अपने घर में भी हम अपने दीवार पे कील नहीं ठोकेंगे तो क्या किराए के मकान में ठोकेंगे, जहां आवाज सुनते ही मकान मालिक दौड़ के आ जाएगा? क्या कर रहे हैं? अरे थोड़ा सा, अरे नहीं नहीं, यहां कील मत ठोकिए। हम तो अपनी घर में 10-15 कील एक साथ ठोक देंगे। इंडिपेंडेंट, इसीलिए तो आदमी अपना इंडिपेंडेंट खोजता है। समझ में आ गया इतनी बात? हाँ, आया कि नहीं? अगली हेडिंग बनाओ। लिखो, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में विदेश नीति के निर्धारक तत्व। पहले 2 लाइन लिखो। एवरी नेशन हैज इट्स डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एवरी नेशन हैज इट्स डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। प्रत्येक राष्ट्र के विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं। ड्यू टू विच, इन्हीं के कारण, द कॉन्टेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ड्यू टू विच द कॉन्टेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज रिफ्लेक्टेड। इन्हीं के कारण विदेश नीति के स्वरूप का संदर्भ परिलक्षित होता है। इन्हीं के कारण विदेश नीति के स्वरूप का संदर्भ परिलक्षित होता है। ठीक है, कॉन्टेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो निर्धारक तत्व होंगे, जो डिटरमिनेंट्स होंगे, उसी के कारण हमारी फॉरेन पॉलिसी हमको दिखेगी। ठीक है, अभी हम उसको छोटा सा 2 बिंदु में लिखा देंगे। विच डिटरमिनेंट्स द डायरेक्शन एंड कंडीशन। विच डिटरमिनेंट्स, या डिटरमाइंस कह सकते हैं, विच डिटरमाइंस लिख लो। विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड कंडीशन, जिससे दिशा एवं दशा तय होती है। जिससे दिशा एवं दशा तय होती है। अब वो कौन कौन से हैं लिखो। विच आर एज फॉलोज, पहले लिख लो विच
आर एज फॉलोज, जो निम्नलिखित हैं। पहला, ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशन। ज्योग्राफिकल, पहला है ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशंस, भौगोलिक व भू राजनीतिक स्थिति। भौगोलिक व भू राजनीतिक स्थिति, इसका मतलब हम कहां पर हैं। देखो, इंडिया है ये, हाँ, इधर देख बेटा, इंडिया है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है, अरबियन सी है, और इधर भी इंडियन सी है। इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर बांग्लादेश है। ऐसे ही है ये पोजीशन, ठीक है। हम इधर से सुरक्षित हैं और इधर से दो देशों से, पाकिस्तान और चाइना से, एक प्रकार से हमारी सीमाओं को लेकर तकरार है, ठीक है ना। तो हमारी जो ये भौगोलिक जो स्थिति है, या यूं कहें जो हमारी भू राजनीतिक पोजीशन है, वह इस मामले में कहीं बेहतर है तुलनात्मक इस मामले से। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में यह रिफ्लेक्ट होगा। आप समझे ना। थोड़ी देर के लिए सोच के देखो कि ये जो जिनसे हमारी दुश्मनी है, ऐसे 2-4-10 और दुश्मन यहां वहां होते, ये जमीन होती, तब क्या होता। तब तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और अलग हो जाती। इजराइल को देखो, इजराइल के अलावा सारे उसके अगल बगल के सब उसके दुश्मन हैं। इजराइल जितना है, उसके अगल बगल सब उसके दुश्मन ही हैं, बस यही समझिए। तो उसकी फॉरेन, किम जोंग उन को देखिए, उत्तर कोरिया वाले को, उसका जो आदत है उससे चाइना, एक्सेप्ट चाइना, हालांकि एक दिन रसिया भी चला गया था वो, एक्सेप्ट चाइना कोई मित्र है नहीं है, कोई नहीं है। हम लोग तो नाम भी नहीं लेते, हमारी कोई नीति नहीं है उसके साथ। लेकिन उसकी भी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, कोई नहीं है तब भी हम किसी की सुनना नहीं, कहीं कोई जाए, कहीं कोई हल्ला करे, हमको मिसाइल छोड़ना, हमको बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे दक्षिण कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर परमाणु बम फोड़ना है, वो सब करता रहता है। उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। एक तो जियो एंड जियो पॉलिटिकल, दूसरा लिखो क्या निर्धारित करेगा, हिस्ट्री एंड इनहेरेंट ट्रेडिशन ऑफ रिलेशनशिप्स। संबंधों का इतिहास तथा निहित परंपरा, संबंधों का इतिहास तथा निहित परंपरा। हमारे जो संबंधों के इतिहास हैं या जो परंपराएं जुड़ी हैं वो भी। आगे लिखो भू आर्थिक तत्व, जियो इकोनॉमिक एलिमेंट, जियो इकोनॉमिक एलिमेंट। आगे लिखो कल्चरल एस्पेक्ट्स इन डिटर्मिनेंट्स, निर्धारक तत्व में सांस्कृतिक पक्ष, यह भी होता है। आगे लिखो मिलिट्री एलिमेंट या मिलिट्री, केवल मिलिट्री लिख दो, मिलिट्री, सैनिक या मिलिट्री सर्विस, सैन्य सेवा भी निर्धारित करेगी। लिखो ग्लोबल, नेक्स्ट ग्लोबल कंडीशंस, वैश्विक परिस्थितियां,
नेक्स्ट, आइडियोलॉजी, विचारधारा। हमारी विचारधारा भी है कि नहीं उस तरह की। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक वैश्वीकरण एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व। देखोगे, इसीलिए सुनो, नेहरू से लेके मोदी तक, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू से मोदी तक देखेंगे, हर किसी की फॉरेन पॉलिसी अलग मिलेगी। क्योंकि हर कालखंड में जो चीजें जितनी कंडीशनल होती जाएंगी, बदलती जाएंगी, उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी बदलती चली जाएगी। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स एस्पेक्ट होते हैं। जैसे आप अपने पिताजी और उनके पिताजी की पीढ़ी दर पीढ़ी देखेंगे, रहन सहन, खान पान, उठन बैठन, आना जाना, कपड़ा लत्ता, घर मकान दुकान और तरह तरह के जो भोज ब्याज व्यंजन, ओकेजन, डेट ऑफ बर्थ, कहीं ये कहीं वो, ये सब मनाने चलाने, खेलने, होली दीपावली, सब की परंपराओं के साथ निहित भावों में देखेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको अंतर मिलेगा। और ऐसा अंतर कुछ निर्धारक तत्वों से तय होते हैं। आप अमीर हो गए, आप कुछ और करने लगे। वो गरीब थे, साइकिल रखे थे, आज आपका 50 लाख का कार है आपके पास। ये जो चेंजेज आते हैं, यह एक की पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी के रहन सहन से भेद कर देती है। वैसे नेहरू से लेकर के मोदी तक, नेहरू के कालखंड में भारत 36 करोड़ था, गरीबी रेखा के नीचे था। बहुत सारे आज भी गरीब हैं बहुत। और 18.33 साक्षरता थी, ना आईआईटी था, ना आईआईएम था, ना इसरो था, न ये था, न वो था, न पैसा था। तो सबको जुटाना, बनाना, ये करना, वो करना, गेहूं चावल पैदा करना, अब उधर पूर्ति के लिए संघर्ष करना, इसी में निकल गए 10-20 साल। फिर थोड़े से उभरे तो परमाणु बम बना लिए, और थोड़े से आगे बढ़े, कुछ पैसा कंप्यूटर लाए, आगे चल करके फिर बड़ा बाजार लाए, फिर अब डिजिटल ला दिए। तो हर किसी के जमाने की ट्रेडिंग हो, उसकी विकासात्मक रणनीति हो, वह सब कुछ निर्भर करेगा मौजूदा समय की कंडीशन पे। इसलिए नेहरू की फॉरेन पॉलिसी हो या मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का कोई तुलना नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन बेस्ड होती हैं फॉरेन पॉलिसियां। अब ऐसे तो वाशिंगटन को ले लेंगे, जो अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन पहला राष्ट्रपति था, और लास्ट में ले आइए जो बाइडेन को, बोले जो बाइडेन और इनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है। हमें यार उस टाइम में अमेरिका भी तो कुछ और रहा होगा ना, ऐसे नहीं बकवास किया जाता है। समय और कहते ना कि समयक दृष्टिकोण के साथ बात नहीं करेंगे तो चीजें थोड़ी कमजोर हो जाएंगी। वही लूटना बकवास करना अलग बात है। एंड्राइड फोन आपके हाथ में है, जरा 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, पिताजी आपकी एज में थे तो उनके घर में तो टेलीफोन भी नहीं था, और आप कहिए कि पिताजी से अच्छी पॉलिसी हमारी अच्छी इकोनॉमी है, हम तो बड़े रईस हैं, हम तो बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, हमारे पास तो कार है, पिताजी तो साइकिल भी नहीं खरीद पाए हैं। अरे तो गधे, उस समय की परिस्थिति का इस समय की परिस्थिति से तुलना नहीं करोगे क्या? चीजें तो कंडीशन पे अप्लाई होंगी ना। क्यों? पुराने घरों को जाके, पुराने मोहल्लों को देखो, शहर के पुराने मोहल्लों को जाके देखना। उन पुराने मोहल्लों की गलियां जो होती हैं 6 फीट की होती हैं, सकरी, और उन घरों के दरवाजे जो होते थे इतने छोटे से होते थे। अरे उनको एक्टिवा, स्कूटर, कार सोचना ही नहीं था, उनको तो साइकिल था या पैदल आते जाते थे। तो क्यों गली चौड़ी बनाएंगे? अब आप जाते हैं प्लॉट लेने तो 30 फीट का रोड खोजते हैं, क्यों? कार से ही गए होते हैं। अब के जो शहर बनेंगे, अब के जो मोहल्ले बसेंगे, वो 30 फीट 40 फीट के रोड पे बसेंगे। लेकिन पुराने जो कंजर्वेटिव टाइप के मोहल्ले हैं, वहां जरा चले जाइए, वहां 6 फीट 5 फीट की गली पाएंगे, क्योंकि उस जमाने में कार थोड़ी थी जो वो लेके जाते, इसलिए उनके लिए उतना ही पर्याप्त था। अब आप ये नहीं कह सकते अरे आपके यहां तो जाने का रास्ता नहीं है। अरे जिस जमाने में हम लिए थे यही जीटी रोड था गुरु। तो चीजें कंडीशन पे चलेंगी ना, इसलिए फॉरेन पॉलिसी के भी अपने डिटर्मिनेंट्स हैं, है ना, अपनी कंडीशंस है। भारत जहां पे भौगोलिक स्थिति में है उसी ढंग की उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी। हम ट्रॉपिकल में है,
कई लोग और जगह रहते हैं, कई लोग दुश्मनों से, जैसे मैंने बोला ना, इजराइल दुनिया भर के देशों के, उसके अलावा सब दुश्मन है उसके। तो उस ढंग की स्ट्रेटजी रखेगा अपनी, हम अपने ढंग की स्ट्रेटजी रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, क्लास ओवर कर दिया मैंने, समझ में आया?